लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो समटाइम्स हम लोग मेंस आंसर राइटिंग से डर रहे होते हैं और सही मायनों में देखा जाए तो जो मेंस आंसर राइटिंग है वो एक्चुअल में इस यूपीएससी के अंदर जो सक्सेस है उस सक्सेस की एक की हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कई बार जब हम शुरुआत करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की तो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे हमें डर होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं AIR-1 टॉपर यूपीएससी टॉपर 2015 टीना डाबी जी के बारे में। उनके द्वारा कैसा आंसर लिखा गया और जो आंसर था बहुत बेहतरीन जो प्रेजेंटेशन है इंग्लिश में कुछ ऐसे इस तरह का जो आंसर है वो उनके द्वारा लिखा गया था। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा मीन्स का आंसर है वो पॉइंटर फॉर्म में होना चाहिए जब हम आंसर के जो हम आंसर को लिखने के बारे में बात करते हैं, पर ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है। सबसे पहले जो हमें शुरुआत करनी होती है, सबसे पहले जो हमें सीखना समझना होता है, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट जो यूपीएससी के क्वेश्चन है उनको थोड़ा हमें डिकोड करना पड़ता है। टीना डाबी जी ने जो आंसर लिखा है बहुत अच्छा आंसर लिखा है, कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। AIR-1 है ये पूरे देश के अंदर उनकी। तो एक टॉपिक को आपको प्री के लिए मेंस के लिए दोनों अप्रोच से कैसे पढ़ना है वो आपको डायरेक्शन मिलेगी इस आंसर से। ये आंसर बेहतर कहाँ हो सकता था, यहीं पर बेहतर हो सकता। अब ये तो इंग्लिश में है लेकिन इस आंसर को मैंने लिखा है हिंदी मीडियम के अंदर आप लोगों के लिए, सो दैट आप हिंदी में थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी ले पाए। लोगों ने ऐसे आंसर लिख के AIR-1 तक आई है, मैं ये नहीं कह रहा ये आंसर खराब है, बहुत ही प्यारा बहुत अच्छा आंसर है। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत है। कई बार हम लोग और स्पेशली अगर हम लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो समटाइम्स हम लोग मेंस आंसर राइटिंग से डर रहे होते हैं और सही मायनों में देखा जाए तो जो मेंस आंसर राइटिंग है वो एक्चुअल में इस यूपीएससी के अंदर जो सक्सेस है उस सक्सेस की एक की हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब लेकिन जब इसको पढ़ते समय, लिखते समय या फिर कई बार जब हम शुरुआत करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की तो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे हमें डर होते हैं। और मैं भी एक बात को हमेशा प्रायोरिटाइज करता हूं कि जो हमारा मेंस का आंसर है वो पॉइंटर फॉर्म में होना चाहिए जब हम जो हम आंसर को लिखने के बारे में बात करते हैं, पर ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कंटेंट रिच है या फिर आपने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी तो बहुत सारे टॉपर्स हैं वो आपने पैराग्राफ में भी आंसर लिखते हुए देखे होंगे। हमने बहुत सारे टॉपर्स के आंसर देखे मेंस के अंदर, उनकी जो कॉपीज हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा और लिखा। हमने देखा कि मैक्सिमम टॉपर्स थे उन्होंने पॉइंटर्स के अंदर अपने जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन का आंसर करा था, पर कुछ टॉपर्स ऐसे थे जिन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में भी अपनी जो आंसर राइटिंग है उस आंसर राइटिंग को किया था। आज कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स के बारे में हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं AIR-1 टॉपर यूपीएससी टॉपर 2015 टीना डाबी जी के बारे में। उनके द्वारा कैसा आंसर लिखा गया और जो आंसर था बहुत बेहतरीन जो प्रेजेंटेशन है इंग्लिश में कुछ ऐसे इस तरह का जो आंसर है वो उनके द्वारा लिखा गया था। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अंडरलाइन, अच्छी राइटिंग, क्लीन, स्पेस, सब कुछ ऐसी चीजें। अब ये तो इंग्लिश में है लेकिन इस आंसर को मैंने लिखा है हिंदी मीडियम के अंदर आप लोगों के लिए, सो दैट आप हिंदी में थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी ले पाए कि यार इस आंसर को हम लोगों को हिंदी में कैसे लिखना है। तो जैसा आपने देखा था ना कि जैसे वहां पर अंडरलाइन हो रही थी सेम पेन कलर से, सेम वैसे एग्जैक्टली मैंने केवल इसको जो ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए यहां पर लिख दिया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बहुत अच्छे से टॉपिक को, एक बहुत अच्छे से पॉइंट को उन्होंने कैसे लिखा है। अब दो चीज होंगी, इससे आप एक आंसर राइटिंग पढ़ेंगे और आंसर राइटिंग के साथ साथ जब आप कंटेंट को पढ़ रहे हैं, यानी कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप प्रेस का डेवलपमेंट देखते हैं, प्रेस का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो एक टॉपिक को आपको प्री के लिए, मेंस के लिए दोनों अप्रोच से कैसे पढ़ना है वो आपको डायरेक्शन मिलेगी इस आंसर से। दूसरा, वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है आपके पास, उस नॉलेज को आपको एक्सप्रेस कैसे करना है अपनी टेस्ट सीरीज में, अपनी आंसर राइटिंग में, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको डायरेक्शन यहां से मिलेगी। कैसे कैसे स्ट्रक्चर करना है वो सारी चीजें मिलेंगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन इनके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन 250 शब्दों का 15 मार्क का क्वेश्चन है और इसलिए इसमें थोड़ा जो स्पेस है वो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन भारतीयों के जीवन में क्रांतिकारी महत्व की घटना थी। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस के योगदान पर चर्चा करें। सबसे पहले जो हमें शुरुआत करनी होती है, सबसे पहले जो हमें सीखना समझना होता है, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट जो यूपीएससी के क्वेश्चन है उनको थोड़ा हमें डिकोड करना पड़ता है। तो कम से कम 2 से 3 बार पहले बार-बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, 2 से 3 बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो पहले तो उसने प्रेस के, जो प्रिंटिंग प्रेस है, इस प्रिंटिंग प्रेस के आगमन के बारे में यहाँ पर बात करी है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो आगमन था साहब, इससे हमें क्या-क्या, कैसे-कैसे ये मदद है, कैसे-कैसे मदद यहाँ पर ये कर पाएगा,
इन सब चीजों के बारे में बात करिए तो इन सब चीजों को अपन यहाँ पर समझेंगे। अब इसमें जो कुछ कीवर्ड हैं उन कीवर्ड को हम लोगों को हाईलाइट करना होता है कि क्रांतिकारी महत्व की घटना थी पहली। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस के योगदान पर चर्चा करें, यानी कि जो टेलेंडर वर्ड है उस टेलेंडर वर्ड को हमें सबसे पहले पकड़ना है, समझना है कि यार इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में रहा क्या है। प्रेस का कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो क्रांतिकारी महत्व है उस क्रांतिकारी महत्व की घटना के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये हमें चीजों को यहाँ पर समझना होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, अब इसमें चर्चा करी है इसने तो केवल डिस्कस करना है। देखो उसने एक चीज तो पहले ही बता दी है कि जब भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आई तो उसने भारतीयों के जीवन में क्रांतिकारी महत्व की घटना को जन्म दिया एक तरीके से। अब हमें इन्हीं चीजों को वैलिडेट करना है कि क्यों इसका जो महत्व है या फिर कैसे जो क्रांतिकारी महत्व की घटना है वो प्रेस हमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, टीना डाबी जी ने जो आंसर लिखा है बहुत अच्छा आंसर लिखा है, कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, एआईआर 1 है ये पूरे देश के अंदर उनकी। पर एज ए एस्पिरेंट हम लोगों को ग्रो करना है, हम लोगों को हमें साथ के साथ चीजों को समझते जाना है और हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि अगर इसी आंसर को हम लोगों को लिखना हो तो हम लोग इस आंसर को और कैसे बेहतर लिख सकते हैं। फिर मैं कह सकता हूं कि कुछ पॉइंटर यहाँ पर मिसिंग थे या फिर इस आंसर में कुछ और चीजों को ऐड करा जा सकता था, वो क्या थे उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सबसे एंड में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो सबसे पहले चर्चा की बात करिए, कोई हमें एवोल्यूशन नहीं करना, कोई हमें नेगेटिव पॉइंट नहीं देना, कोई विश्लेषण नहीं करना, कोई मूल्यांकन नहीं करना, केवल उनके द्वारा जो बात बोली गई है उस बात को स्थापित करना है। सिंपल सी बात चर्चा करनी है क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि क्रांतिकारी महत्व की घटना थी। हाँ जी, क्यों थी महत्व की घटना केवल वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन की डिमांड सिंपल सी यहाँ पर ये है। ठीक है, अब चलो आंसर की ओर मूव करते हैं। उन्होंने आंसर में लिखा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन वास्तव में वो घटना थी जिसने भारत में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की नींव रखी। जो क्वेश्चन में बात बोली है इंट्रोडक्शन में बस 3 लाइन में इतना यहां पर लिख दिया, इतना यहां पर लिख के ज्यादा स्पेस नहीं घेरना है। क्यों? क्योंकि डिमांड अगेन चर्चा वाली चीजों में हमें ज्यादा स्पेस का इस्तेमाल वहां करना है जहां उनकी बात को साबित वहां किया जा सके, जो क्वेश्चन की बात है उस क्वेश्चन की बात को साबित करें। लर्निंग नंबर 1, बहुत सारे हिंदी मीडियम में लोग बहुत ही कॉम्पैक्ट चीजों को करके लिखते हैं, बहुत सटा सटा के शब्दों को लिखते हैं। इट शुड बी अप्रोप्रिएट स्पेस कि एग्जामिनर पढ़ने में इरिटेट ना हो, क्लियर कट उसकी सारी चीजें समझ में आए। दूसरा, ये वाला स्पेस भी ये वाला स्पेस भी दोनों होना चाहिए। दोनों फिर जो शब्द हैं 2 4 6 मतलब 6 से 7 हार्डली 6 शब्द अगर आपके हैं तो ये एवरेज सही तरह से माना जाता है। 5 भी हो तो भी चलेगा, यानी कि 5 ऐसा नहीं कि 10 12, कुछ लोगों के 10 10 11 11 शब्द आते हैं एक लाइन के अंदर। डोंट डू दिस। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैंने बताया कि सारे टॉपर इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं, आज के टॉपर भी इस प्रैक्टिस को अपना रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जिनको आपको एग्जामिनर को हाईलाइट करके दिखाना है, सेम कलर पेन से जिससे आप लिख रहे हैं उसी कलर पेन से आपको उसको हाईलाइट करके दिखा देना है। अब ये भी मत करना कि पूरे आंसर को दे 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 करके, ना ना ना, बस जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है केवल उन्हीं को आपने हाईलाइट करके दिखा देना है। हल्का सा पैरा आप यहां से चेंज करेंगे और यहां से लिखने की शुरुआत करी कि प्रेस के आगमन ने देश भर के राष्ट्रीय नेताओं को अपने विचारों का आदान प्रदान और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक समान रणनीति तैयार करने में सक्षम बनाया। पहली बात कि पहले जो औपनिवेशिक शासन के अगेंस्ट में हम लड़ रहे थे, बिहार में कुछ हो रहा है, बंगाल में कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, बॉम्बे में, पुणे में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो घटनाएं हैं, अलग अलग तरीके से सभी लोग रणनीति बना रहे हैं, तो स्कैटर्ड होती थी, उसका जो इम्पैक्ट है उतना निकल के नहीं आता था। लेकिन जब ऐसा प्रेस में आया, प्रेस में जो क्रांतिकारी विचार हैं, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने अपने विचारों को लिखना शुरू करा, तो उससे सभी लोगों को अंदाजा मिला कि अच्छा ये काम हम सब लोगों को एकजुट मिलकर ऐसे करना है। राइट? जैसे 1857 में भी आपने देखा होगा, इवन जब बात करते हैं ना एकजुटता की कि भैया वो एक दिन पहले ही शुरू हो गया, एक दिन बाद में शुरू होना था, हालांकि वो मुद्दा अलग है, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एक समान रणनीति तैयार करने में सक्षम बनाया जिससे उसका प्रभाव अल्टीमेटली हमें देखने को मिला। तो एक कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। पैराफॉर्म में उन्होंने यहाँ पर इसको लिखा है, प्रिंटिंग प्रेस के कारण ही राष्ट्रवादी लेखन जनसाधारण तक पहुंचा। राष्ट्रवादी लेखन को अंडरलाइन, क्योंकि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जो राष्ट्रवादी लेखन था, यानी कि जो लोग साहित्य लिख रहे थे उस समय पर, जो नेशनलिस्ट था, वो आम जनता तक पहुंचा, वो उनमें राष्ट्रवाद की भावना है और उसको ज्यादा जगा रहा है, जनसाधारण तक पहुंचा और लोगों को ब्रिटिश शासन की ज्यादतियों के विरुद्ध जागृत किया। और ये केवल इंडिया में नहीं, ये वैश्विक स्तर पे हुआ। भारत के अंदर भारत की जनता को वास्तविकता बताई जा रही है कि देखो प्रेस के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। और इतने ही नहीं, विदेशों में भी बहुत सारी पत्रिकाएं वगैरह थी, वो वहां पर उनको वहां पर लॉन्च करा गया था, उनको वहां पर प्रकाशित करा गया था कि देखो तुम्हारे जो हमारे भारतीय हैं, तुम्हारे जो लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो औपनिवेशिक जो शासक है वहां पर, वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, ऐसी सारी चीजें। ठीक है, तो दूसरा हम देखेंगे राष्ट्रवादी लेखन, एक समान रणनीति, आम जनता तक इस राष्ट्रवादी लेखन का और रणनीतियों का पहुंचना। देन हम देखेंगे वास्तव में बंगाल का पुनर्जागरण और उसके बाद मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग, इसका उदय
पुस्तक और राष्ट्रवादी लेखन इनके योगदान के कारण ही संभव हुआ। ठीक है, जो एक मिडिल क्लास निकल के आया बुद्धिजीवी, जिसमें पत्रकार थे, लेखक थे, वकील थे, और अंततः वही लोग इस आईएनएम का कोर बनेंगे और अंततः वही लोग संविधान लिखने के लिए आपको आगे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका हमें ये एक पार्ट देखने को मिला। इसने विभिन्न देशों के राष्ट्रवादी साहित्य को उपलब्ध कराया। मतलब ऐसा नहीं कि केवल भारत का साहित्य है वही वैश्विक स्तर पर पहुंचाओ, नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ऐसा साहित्य था जहां पर दुनिया के काफी सारे लोगों के साथ अलग अलग स्तर पर ज्यादतियां हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कैसे रिएक्शन करा था वो सारे मोटिवेशंस भी हमें मिले। तो एक ये बात निकल के कि यार ऐसा नहीं हम लोग दबे कुछ ले रहे हैं, नहीं, दुनिया में जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उन लोगों ने रिटेलिएट करा है, तो हमको भी कैसे रिटेलिएट करना है वो भी एक चीज यहां पर मिलेगी। तो अब भारत के लोग 1917 की रूसी क्रांति के बाद समाजवादी साहित्य तक पहुंच सकते थे, ये हमें देखने को मिला, क्योंकि दुनिया का साहित्य है वो भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। उन्हें आयरलैंड और फ्रांस के निहिलवादी और क्रांतिकारी साहित्य का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सीधी सी बात है, जब वो दुनिया की जो क्रांतिकारी प्रैक्टिसेस थी उन साहित्य को वो पढ़ रहे थे, तो भारत में भी उनको ये सीख देखने को और ज्यादा मिल रही थी। उसके बाद उन्हें ये भी समझ में आया कि विश्व के विभिन्न भागों में लोगों ने दमनकारी शासन के विरुद्ध किस प्रकार का संघर्ष किया, जैसे अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर अमेरिकी क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति उसे आप अंडरलाइन भी कर सकते थे, ये अंडरलाइन भी यहाँ पर हो सकता है, यस डेफिनेटली। ठीक है, तो ऐसे दुनिया का साहित्य हमें मिला, उस दुनिया के साहित्य से हम देख रहे हैं कि कैसे लोग दमन के खिलाफ में जो रिटेलिएशन है वो रिटेलिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लाई गई क्रांति इतनी महत्वपूर्ण थी कि औपनिवेशिक सरकार को समय समय पर प्रेस पर सेंसरशिप लागू करनी पड़ी। अब अच्छा, आपने ये देख लिया कि इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सरकार को प्रेस के जो सेंसरशिप थी वो अलग अलग सेंसरशिप यहाँ पर लागू करनी पड़ी, यानी कि वो रोकना पड़ा। अच्छा, ये आंसर बेहतर कहां हो सकता था, यहीं पर बेहतर हो सकता था। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा सकते थे, जो सेंसरशिप एक्ट थे उनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा सकते थे। इसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते थे कि रातों रात कुछ जो पत्रिकाएं हैं, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आप लोग एग्जाम्पल यहां पर दे सकते थे, क्योंकि वर्नाकुलर जो पत्रिकाएं थी वो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही थी देशी लोगों में, एक आम जनमानस तक उनकी पहुंच हो रही थी, तो वो राष्ट्रवाद को और ज्यादा जो बल है वो बल प्रदान कर रही थी। तो इसलिए सरकार ने रातों रातों जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाके बहुत सारी जो पत्रिकाएं, उन पत्रिकाओं को अपना अनुवाद बदलना पड़ा, उनको अपनी भाषाएं बदलनी पड़ गई। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल, ऐसी पत्रिकाओं के एग्जाम्पल हमें यहाँ पर डालने थे। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में अपन बात करेंगे। 1799 में वेलेज़ली के समय से प्रारंभ होकर 39 में लिन लिथुगो के समय तक जारी रही। इनका आंसर खत्म हो गया। आंसर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन पूछे थे, जो डिस्कस के बारे में बात करी थी, वो और बेहतर हो गया। दो तीन चीजें इसमें करी जा सकती थी। एक तो ऐसे एग्जाम्पल दिए जा सकते थे, कुछ ऐसी जो पत्रिकाओं का इंपैक्ट रहा उसका कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट जैसी चीजें बनाई जा सकती थी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप ये भी यहाँ पर लिख सकते थे, मैं थोड़ा सा अलग जाके स्पेस लेता हूं, कहीं यही में साइड निकाल के आप कुछ चीजों को ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मान लीजिए जो पत्र पत्रिकाएं रही हैं, उन पत्र पत्रिकाओं के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर लिख देते, कि जैसे गदर है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी जो पत्रिकाएं हैं वो इंटरनेशनल वाली भी और नेशनल वाली भी, कुछ पत्रिकाओं के एग्जाम्पल, उनके कंट्रीब्यूशन है वो लिख देते कि किस तरह से पूरी दुनिया में भारतीयों की जो, और पूरी दुनिया में भारत में भी जो हमारे विचार हैं, जो नेशनलिस्ट जो विचार थे वो किस तरह से उभरे वो। और साथ ही साथ सेंसरशिप वाली जो चीजें हैं, उनके जो चीजें हैं, उन सेंसरशिप वाली जो चीजें थी, उन सेंसरशिप वाली जो चीजों के एक्ट वगैरह हैं उनके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए जा सकते थे। ठीक है, दूसरा, ये इन्होंने जो पूरा आंसर लिखा इसे ना फ्लो चार्ट में भी यहाँ पर लिखा जा सकता था, ऐसे करके एक साइड में फ्लो चार्ट हल्का सा बना देते, इम्पैक्ट अच्छा आ जाता। कि जैसे हम देखेंगे यहाँ पर वो समान रणनीति लिख देते, फिर उसके बाद आप देखेंगे साहित्य, जनता का परिचय, ऐसे करके जनता के सामने विचारों का जाना, ऐसे करके एक डब्बा बना के अगर इसको लिख देते तो शायद और अच्छा बन सकता था। तो हमें अगेन हम ये नहीं कह सकते कि हर एक आंसर जो कि पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है वो हर आंसर बेकार होगा। लोगों ने ऐसे आंसर लिख के AIR 1 तक आई है, मैं ये नहीं कह रहा ये आंसर खराब है, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा आंसर है। इतने सीमित समय के अंदर अगर इस आंसर को यहाँ पर लिखा गया है, तो जो लर्निंग्स हमें लेनी है वो तो हमें लेनी ही लेनी है, लेकिन इन लर्निंग्स के अलावा जो कुछ हमारी और एक्स्ट्रा जो वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं वो भी इस आंसर के अंदर कर सकते हैं। आप मुझे बताना ये आंसर आपको कैसा लगा, आप इसे कैसे और बेहतर बना सकते थे, और किसी विषय का आपको आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इस टॉपर का आंसर लेके आओ, इस सब्जेक्ट का आंसर लेके आओ, इस सब्जेक्ट में हमें समस्या देखने को मिलती है, मुझे वो बता देना। ठीक है, मैं उसी सब्जेक्ट का आंसर लेके आ जाऊंगा। मुझे लगता है कई बार एथिक्स के आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो एथिक्स के आंसर मैं आपके सामने ला सकता हूं अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि जो अनअकैडमी के साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए,
तो अनअकैडमी के जो टॉप ऑफर हैं वो लाइव हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये ऑफर कभी नहीं आने वाले इसके बाद से, ये ऑफर कभी नहीं आएंगे इसके बाद से, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आप ये 27, 28, 29 ट्रिपल ट्रीट जो हमारा शिक्षा महोत्सव है, इसके तहत इन जो ऑफर्स हैं, इन ऑफर्स को आप लोग अवेल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इनमें जो आपको इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यूपीपीसीएस का जो कोर्स है उसे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये ऑफर कभी नहीं आएगा, ये ऑफर अभी सीमित समय के लिए इसे आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। 16,999 से आप शुरू कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 का मैक्सिमम जो पार्ट है वो आप मेरे साथ कवर करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बैचेस हैं 30 तारीख से, और आने वाले समय में बहुत सारे बैचेस हमारे यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं, और अब मेंस के स्तर पर भी जो प्रिपरेशन है वो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।